नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। आज की ये क्लास कोई आम क्लास नहीं होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिलने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के, मिडवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के। ये नोट्स आपके पीसीएस लेवल के एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और यूपी ट्रिपल एससी का जो नया पैटर्न है उसके आधार पर भी ये नोट्स बहुत शानदार हैं। मैंने खुद ये डिजाइन किए हैं, आपको ऐसा कंटेंट और कहीं नहीं मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। एक बात मानकर चलिए, अगर आप इस क्लास को अंत तक देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है और असली मायने में नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। इन नोट्स की अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो लोअर पीसीएस बैच में उपलब्ध करा दी जाएगी, एचसीआरओ में उपलब्ध करा दी जाएगी, यूपी पीसीएस 2026 के बैच में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। मध्यकालीन भारत का इतिहास इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक दो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। कभी कभी जो पीसीएस लेवल की परीक्षाएं होती हैं वहाँ पे 3 से 4 प्रश्न भी देखने को मिल जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है और आपको तैयार करना है, तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और पीडीएफ के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। बहुत अच्छे नोट्स हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं लोअर पीसीएस के लिए, जहां से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो अभी हम मध्यकालीन भारत का इतिहास कंप्लीट करने वाले हैं और शुरुआत करते हैं पूर्व मध्यकाल और विदेशी आक्रमण से। त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच ये संघर्ष हुआ था, जिसमें अंततः गुर्जर प्रतिहारों को सफलता मिली थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजारों बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और हजारों बार पूछा जाएगा। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों 8वीं सदी से 10वीं सदी तक चला। इसकी शुरुआत प्रतिहार शासक वत्सराज, पाल शासक धर्मपाल और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के मध्य हुई। कन्नौज उस समय हर्षवर्धन की पूर्व राजधानी होने के कारण उत्तर भारत की संप्रभुता का प्रतीक था। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी और महान शासक मिहिर भोज था। यह भगवान विष्णु का परम भक्त था और इसने आदि वरहा तथा प्रभास की उपाधि धारण की थी। अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को अरबों का स्वाभाविक शत्रु बताया था। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने 850 ईस्वी ने की थी। चोलों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी उत्कृष्ट स्थानीय स्वशासन प्रणाली थी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। चोल स्थानीय स्वशासन की विस्तृत जानकारी परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। चोलों की नौसेना अत्यंत शक्तिशाली थी, जिससे उन्होंने श्रीलंका और मालदीव पर विजय प्राप्त की थी। श्रीलंका को तब सिलोन कहा जाता था। इनके काल में सोने के सिक्के को कासू कहा जाता था। भारत का पहला सफल अरब आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध के राजा दाहिर पर हुआ था। इस आक्रमण का प्रमाणिक उल्लेख फारसी ग्रंथ चचनमा में मिलता है। मूल रूप से यह अरबी में था, जिसका फारसी अनुवाद अली कूफी ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। देवल बंदरगाह पर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अरबों ने सिंध में ऊंट पालन और खजूर की खेती का प्रचलन शुरू किया तथा दिरहम नामक सिक्का चलाया। बात करते हैं महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसका 16वां सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर गुजरात पर था। सोमनाथ आक्रमण के समय गुजरात का शासक चालुक्य वंश का भीम प्रथम था। गजनवी के आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य धन लूटना था, न कि साम्राज्य विस्तार। इसे बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहा गया। तो जो महमूद गजनवी है वो सोमनाथ मंदिर में इसलिए लूट करने आता था क्योंकि वहां पर मूर्ति पूजा होती थी, तो वहां से वो चलता था गजनी से और यहाँ पर आके मूर्तियां तोड़ता था और यहाँ पर मंदिरों में धन भी बहुत होता था, तो उसकी लूट भी करता था। चंदेल शासक विद्याधर एकमात्र हिंदू शासक था जिसने गजनवी का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। महमूद गजनवी के दरबार में महान विद्वान अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और बयाकी निवास करते थे। अलबरूनी किताब उल हिंद के अनुसार पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। फिरदौसी शाहनामा, तो अलबरूनी की किताब है किताब उल हिंद और फिरदौसी की किताब है शाहनामा। इसे पूर्व का होमर कहा जाता है। यह फारसी का महान महाकाव्य है।
कुतुबी की किताब है किताब उल यामनी, ये गजनबी का दरबारी इतिहासकार था। बात करते हैं तराइन के प्रथम युद्ध की 1191 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर भारत में तुर्क राज्य की नींव रखी। इससे पूर्व 1178 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय मूलराज द्वितीय ने गौरी को माउंट आबू के पास पराजित किया था। यह गौरी की भारत में पहली हार थी। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति स्कंद और दिल्ली के गवर्नर गोविंद राज ने अहम भूमिका निभाई थी। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल वंश को पराजित किया। जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण पृथ्वीराज चौहान ने किया था, इसलिए जयचंद ने तराइन युद्ध में पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक ओर अरबी में कलमा और दूसरी ओर हिंदू देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। अगला प्रश्न है आपका, अगला बिंदु है आपका कि गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने 1204 से 5 ईस्वी में बंगाल बिहार पर विजय प्राप्त की। उसने नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी विश्वविद्यालयों को जलाकर नष्ट कर दिया। उस समय बंगाल का शासक लक्ष्मण सेन था, जो बिना युद्ध किए ही राजधानी नदिया छोड़कर भाग गया था। राजपूत काल और उनके क्षेत्र। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था, जिस पर चंदेल शासकों का राज था। दिल्ली, जिसको ढिल्लिका के नाम से जाना जाता था, की स्थापना तोमर शासक अनंगपाल ने की थी, जिसे बाद में चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने जीत लिया था। राजपूत काल के प्रमुख मंदिरों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के बीच में बनवाए गए। ये पंचायत शैली में थे। खजुराहो का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर विद्याधर द्वारा निर्मित है। उड़िया में कोणार्क का सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा गंग वंश के नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर और पुरी का जगन्नाथ मंदिर अनंत बर्मन चोड़गंग भी गंग वंश की देन है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग मान्यखेत इसकी राजधानी थी, इसने की थी। इसके प्रतापी शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर एक ही पत्थर पर बनवाया था। एक बड़ी सी चट्टान को काट के उसमें बनाया गया था। अरब यात्री सुलेमान ने राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष को विश्व के 4 महान शासकों में से एक बताया था। अब बात कर लेते हैं पाल वंश की। इसका संस्थापक गोपाल था, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुरी महाविहार की स्थापना की। तो जो पाल वंश का शासक था धर्मपाल, उसने बिहार में एक तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, इसके अलावा सोमपुरी महाविहार की भी स्थापना की। अरब यात्री सुलेमान ने पाल साम्राज्य को रूहमा कहा था। बौद्ध धर्म का अंतिम महान संरक्षक पाल वंश ही था। देवपाल ने अपनी राजधानी मुंगेर बिहार बनाई थी। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में वृद्धेश्वर राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया। यह द्रविड़ स्थापत्य शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। पूर्णतः ग्रेनाइट से निर्मित है। राजराज प्रथम ने भूमि का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करवाया और शैलेंद्र वंशी शासक को नागपट्टनम में बौद्ध विहार न बनाने की अनुमति दी। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी का सफल सैन्य अभियान किया और गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की। इसने बंगाल के पाल शासक महिपाल को हराया। विजय के उपलक्ष्य में नई राजधानी गंगई कोंड चोलपुरम बसाई और वहां चोल गंगम नामक एक विशाल तालाब बनवाया। 12वीं सदी में कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का क्रमिक वर्णन है। बहुत इंपॉर्टेंट ये किताब है, हजारों बार परीक्षाओं में पूछी गई है, याद करिएगा। इसे संस्कृत साहित्य की पहली प्रमाणिक ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है। कल्हड़ कश्मीर के लोहार वंश के शासक हर्ष के आश्रित कवि थे। राजस्थान में माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीम प्रथम की मंत्री बिमल शाह द्वारा बनवाया गया। यह पूर्णतः सफेद संगमरमर से निर्मित है और जैन तीर्थंकर ऋषभ देव को समर्पित है। गुजरात के सोलंकी शासक कुमार पाल ने जैन आचार्य हेमचंद्र के प्रभाव में आकर राज्य में पशु हत्या पर पूर्ण रोक लगा दी थी। अब हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत, राजवंश और राजनीति की, और ये चलता है 1206 से 1526 तक, जब तक बाबर नहीं आ जाता।
अब सल्तनत के 5 वंशों का क्रम है, उसको कैसे याद रखें, उनके संस्थापक कैसे याद रखें, तो यहां पर एक ट्रिक है। गुल खिले तो सांस लो। गुल से अर्थ है गुलाम वंश और इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1290 तक इस वंश ने शासन किया। खिले का अर्थ है खिलजी वंश। 1290 से 1320 शासन करता है और सबसे छोटा शासन करने वाला वंश है। जलालुद्दीन खिलजी इसका संस्थापक था। अगला आता है तुगलक वंश, तो से 1320 से 1414 सबसे लंबा शासन करने वाला यह वंश है और गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। अगला जो वंश है वो है सांस यानी कि सैयद वंश। सांस से क्या आया? सैयद वंश। 1414 से 1451 खिज्र खां इसका संस्थापक था। और लो से आता है लोदी वंश। 1451 से 1526 बहलोल लोदी इसका संस्थापक था। अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि गुलाम वंश का संस्थापक था, जो को उसकी अत्यधिक उदारता और दानशीलता के कारण लाल बख्श, लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि लाल बख्श किसको कहा जाता था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दूसरा नाम क्या था? तो लाल बख्श था, क्योंकि ये लाखों का दान देने वाला था और गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई और कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, केवल मलिक और सिपह सलाहकार कहला। इसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, भारत की पहली तुर्क मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण कराया। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है वो कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए या पोलो से खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई थी। तो वो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला जो शासक है वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। 1229 में बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला यह पहला सुल्तान था। इसने तुर्कान ए चहलगानी 40 वफादार तुर्क सरदारों का दल का गठन किया। इल्तुतमिश के समय ही ख्वारिज्म शाह के पुत्र जलालुद्दीन का पीछा करते हुए मंगोल नेता चंगेज खान 1221 ईस्वी में सिंधु नदी तट तक आ गया था। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, चांदी का टका और तांबे का जीतल। चांदी के टके का वजन 175 ग्रेन होता था और उसने भारत में इक्ता प्रणाली यानी कि वेतन के बदले भूमि अनुदान को संस्थागत रूप दिया था। भारत में पहला इस्लामिक मकबरा सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश द्वारा दिल्ली में बनवाया गया था। यह मकबरा उसने अपने सबसे बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में बनवाया था, इसलिए इल्तुतमिश को भारत में मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है। बात करते हैं रजिया सुल्तान की। 1236 से 1240 तक ये शासन करती है। मध्यकालीन भारत की प्रथम और एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका थी। इसने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान कुबा यानी कि कोट और कुल्हा यानी कि टोपी पहनकर दरबार लगाना शुरू किया। इसने एक गैर तुर्क जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखूर यानी कि अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया, जिससे तुर्क अमीर नाराज हो गए। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला शासक कौन था, तो वो बलबन था। बलबन ने राजत्व का दैवीय सिद्धांत दिया, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है, और स्वयं को नियाबत ए खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया कहा। इसने इल्तुतमिश के तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त कर दिया और सिजदा यानी कि साष्टांग प्रणाम व पैबोस यानी कि कदम चूमना की प्रथा लागू की। तो बलबन ने क्या किया कि तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त कर दिया जो इल्तुतमिश ने बनाया था। इसने सिजदा यानी कि लेटकर प्रणाम करो और पैबोस यानी कि कदम चूमना शुरू किया। पारसी नववर्ष नवरोज का त्योहार मनाना बलबन ने ही शुरू किया था, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। बात करते हैं खिलजी वंश की, जो 1290 से 1320 तक शासन करता है। इसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलो खरी में अपना राज्याभिषेक करवाकर की थी। यह सबसे वृद्ध सुल्तान 70 वर्ष का था। इसने हस्तक्षेप और उदारता की नीति अपनाई। इसी के समय 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी दक्षिण भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी, मूल नाम अली गुराशप था, ने स्वयं को सिकंदर ए सानी द्वितीय सिकंदर घोषित किया और इसने सेना में नगद वेतन देने और एक स्थायी सेना रखने की नींव रखी।
भ्रष्टाचार रोकने के लिए घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया चेहरा लिखने की प्रथा आरंभ की। अलाउद्दीन खिलजी की सबसे बड़ी प्रशासनिक उपलब्धि उसका बाजार नियंत्रण प्रणाली थी। इसका मुख्य उद्देश्य एक विशाल सेना का कम वेतन पर भरण पोषण करना था। बाजार व्यवस्था के लिए दीवान ए रियासत, सर्वोच्च बाजार नियंत्रक और सहना ए मंडी बाजार अधीक्षक की नियुक्ति की। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व खराज की दर बढ़ाकर उपज का 50% यानी कि 1/2 कर दी थी। इसने दो नए कर लगाए, चराई कर यानी कि दुधारू पशुओं पर जो लगता था, और गढ़ी मकान कर घरों झोपड़ियों पर जो लगता था। दक्षिण भारत विजय का श्रेय इसके सेनापति मलिक काफूर 1000 दिनारी को जाता है, जिसने वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। सल्तनत काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण तारगी, अली बेग आदि के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही हुए थे। मंगोलों से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन ने सीरी का किला बनवाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। मुहम्मद बिन तुगलक एमबीटी सल्तनत काल का सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान सुल्तान था, जिसने दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना की थी। किसानों को सोनधर और तकावी कृषि ऋण प्रदान किए। इसने दिल्ली से राजधानी दौलताबाद देवगिरी स्थानांतरित की और तांबे कांसे की सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी चलाई, जो विफल रही। यह होली के त्योहार में भाग लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। मुहम्मद बिन तुगलक ने सोने का एक नया सिक्का दीनार चलाया था, इब्न बतूता के अनुसार, और अदली नामक नया सिक्का भी जारी किया था। बात करते हैं अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता की, जो बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। 1333 ईस्वी में मोरक्को से एमबीटी के दरबार में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। इसकी प्रसिद्ध अरबी यात्रा वृत्तांत रिहला है, जिसमें डाक व्यवस्था और गुप्तचर प्रणाली का विस्तृत वर्णन है। परीक्षा में इसकी किताब भी पूछी जाती है, और ये कहाँ से आया था ये भी पूछा जाता है, और किसके दरबार में आया था ये भी पूछा जाता है। तो एक पॉइंट से आपके 4 प्रश्न क्लियर होंगे। कौन? इब्न बतूता किस देश से आया था? मोरक्को से आया था। किसके दरबार में आया था? एमबीटी के दरबार में आया था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के। और कब आया था? 1333 में आया था। इसकी किताब का क्या नाम है? जो यात्रा वृत्तांत है वो है रिहला। एमबीटी ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त किया और अपना दूत बनाकर चीन भेजा। ये दोनों प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर शरीयत के अनुसार केवल 4 कर लगाए। एक तो खराज, दूसरा खुम्स, तीसरा जजिया और जकात। एफएसटी यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान था। इसने हर्ब ए सर्ब नामक नया सिंचाई कर उपज का 1/10 लगाया और भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाया। यमुना से हिसार तक सबसे लंबी नहर इसी ने बनवाई थी। फिरोज शाह ने लोक कल्याणकारी कार्य हेतु दीवान ए खैरात, अनाथ और विधवाओं की मदद के लिए दार उल सफा मुफ्त अस्पताल की स्थापना की। दासों का सबसे अधिक शौकीन था। इसके समय 1,80,000 दास थे, जिनके लिए दीवान ए बंदगान बनाया। इसने रोजगार दफ्तर और दीवान ए इस्तिहाक यानी कि पेंशन विभाग की भी स्थापना की थी। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में पूछी जाती हैं। दीवान ए खैरात अनाथ या विधवाओं की मदद के लिए बनाया गया विभाग था। किसका? फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद और जौनपुर नामक नगर बसाए। जौनपुर की स्थापना अपने चचेरे भाई जौना खां मुहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। एफएसटी ने अपनी आत्मकथा यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही फारसी में स्वयं लिखी। अशोक के टोपरा और मेरठ स्तंभों को दिल्ली लाकर एफएसटी ने ही स्थापित करवाया था, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने ही स्थापित करवाया था। खूंखार मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग का भारत पर भयंकर आक्रमण 1398 ईस्वी में होता है। बताइएगा किस प्रसिद्ध कवि का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था? उस समय दिल्ली का सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। इस आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया और 1414 में तुगलक वंश समाप्त हो गया। बात करते हैं सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां, जो तैमूर का प्रतिनिधि था। तो सैयद वंश की स्थापना होती है, जिसका संस्थापक खिज्र खां था, और यह तैमूर वंश का प्रतिनिधि था। उसने सुल्तान की उपाधि धारण न करके रैयत ए आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। इस वंश का शासक मुबारक शाह पहला था, जिसने सुल्तान की उपाधि ली और याहिया बिन अहमद सरहिंदी तारीख ए मुबारक शाही के लेखक को संरक्षण दिया था।
बात करते हैं लोधी वंश की, जो 1451 से 1526 तक भारत में राज करता है। भारत का प्रथम अफगान राज्य था। संस्थापक इसका बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी अपने सरदारों यानी कि अमीरों को मसनद ए अली कहकर पुकारता था और उनके खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। इसने बहलोली सिक्के चलाए जो अकबर के समय तक विनियामक का माध्यम रहे। जौनपुर को जीतकर इसने पुनः दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के लिए 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 ईस्वी में इसे राजधानी बनाया। भूमि मापने के लिए प्रमाणिक पैमाना गज ए सिकंदरी 30 इंच का प्रचलन किया। ये गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। कौन? सिकंदर लोदी। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं कौन लिखता था? सिकंदर लोदी लिखता था। यह अत्यंत धार्मिक कट्टर था। इसने ज्वालामुखी मंदिर नगरकोट की मूर्तियों को तोड़कर कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। बात करते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध की, जो 21 अप्रैल 1526 को होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और युद्ध स्थल रणभूमि में मारा जाने वाला दिल्ली का पहला और अंतिम सुल्तान बना। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी और इब्राहिम के चाचा आलम खां लोधी ने दिया था। बात कर लेते हैं विदेशी आक्रमणों का सही कालानुक्रम की, तो महमूद गजनबी 11वीं सदी में आता है, मोहम्मद गौरी 12वीं सदी में आता है, चंगेज खान 13वीं सदी में। आक्रमण नहीं किया, सीमा तक आया था। तैमूर लंग 1398 में आता है, बाबर 1526 में आता है, नादिर शाह 1739 में आता है और अहमद शाह अब्दाली 1761 में आता है। तो अब हम बढ़ेंगे अपने भाग 3 की तरफ, जहां पर दिल्ली सल्तनत, प्रशासन विभाग और शब्दावली पर चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं शब्दावली की। तो सल्तनत कालीन विभाग जो थे, उनके संस्थापक कौन थे, वर्तमान और समतुल्य कार्य क्या थे, उन पर चर्चा करते हैं। दीवान ए अर्ज ये बलबन इसका संस्थापक था और सैन्य विभाग वर्तमान में है। दीवान ए मुक्त खराज, तो जो राजस्व लगाने, बकाया राजस्व और लगान वसूलने वाला विभाग कौन था? दीवान ए मुस्त खराज, जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। दीवान ए अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाया गया कृषि विभाग था। दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित था दासों के विभाग के रूप में। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक ने दान करने के लिए बनाया था दान विभाग। दीवान ए बकूफ जलालुद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था व्यय खर्च के कागजातों की देखभाल के लिए। बात करते हैं दीवान ए बिजारत की। यह वजीर प्रधानमंत्री के अधीन था और इसका मुख्य कार्य राजस्व एवं वित्त व्यवस्था की देखभाल करना था। तुगलक काल को बिजारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। दीवान ए इंसा, यह शाही पत्राचार और राजकीय आदेशों को जारी करने वाला महत्वपूर्ण विभाग था। इसके प्रमुख को दबीर ए मुमालिक कहा जाता था। दीवान ए रसालत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। यह विभाग विदेश मंत्री के रूप में कार्य करता था तथा धार्मिक मामलों और विदेशी राजदूतों के स्वागत से संबंधित था। कौन सा? दीवान ए रसालत। क्या? दीवान ए रसालत। बरीद ए मुमालिक सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे मजबूत गुप्तचर व्यवस्था बनाई, जिसमें गुप्तचरों को बरीद और सूचना दाताओं को मुन्नियान कहा जाता था। प्रशासन की इकाइयों का सही अवरोही क्रम अगर हम बात करें तो साम्राज्य इक्ता प्रांत वली या मुक्ता कहलाता था। सिख जो जिला है सिकदार कहलाता था। जो साम्राज्य था उसका मुखिया सुल्तान था। जो इक्ता था या प्रांत उसको हिंदी में कहते हैं, उसका जो मुखिया था वली या मुक्ता कहलाता था। जो सिख था उस समय, वर्तमान में आप जिला से ले सकते हैं, तो उसका जो मालिक होता था या मुखिया होता था सिकदार कहलाता था। फिर आता था परगना, जैसे आजकल तहसील है, इसका जो मुखिया था वो आमील या मुतसरिफ कहलाता था। अब ग्राम है तो इसका जो मुखिया होता था मुकद्दम या चौधरी कहलाता था। उश्र की बात करें तो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर 5 से 10% खराज जो है, गैर मुसलमानों हिंदुओं से लिया जाने वाला भूमि कर जो उपज का 1/3 से 1/2 तक होता था। जकात की बात करें तो मुसलमानों की संपत्ति पर लगने वाला 2.5% धार्मिक कर केवल संपन्न मुस्लिमों पर लगता था। जजिया गैर मुसलमानों जिम्मियों से सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला कर था। खुम्स की या खम्स की बात करें तो लूटे गए धन या भूमि में गड़े खजाने का हिस्सा। शरीयत के अनुसार 1/5 हिस्सा सुल्तान का और 4/5 हिस्सा सैनिकों का होता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे उलट दिया।
4/5 सुल्तान ने स्वयं रखा और 1/5 सैनिकों को दिया। इस्लामी स्थापत्य में मेहराब, आर्क और गुंबद का विशुद्ध वैज्ञानिक ढंग से पहला प्रयोग अलाउद्दीन खिलजी के अलाई दरवाजा में हुआ। भारतीय और इस्लामी शैलियों के मिश्रण को इंडो इस्लामिक वास्तुकला कहा गया। बलबन का मकबरा दिल्ली भारत का पहला विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित मकबरा माना जाता है। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक बंदरगाह के रूप में देवल सिंध और भड़ौच गुजरात अत्यधिक प्रसिद्ध थे। बंगाल का सोनार गांव मलमल और रेशम के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। सरस्वती गुजरात अच्छी गुणवत्ता वाले चावल और अनिलवाड़ा व्यापारियों के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। अमीर ए आखुर अश्वशाला का प्रधान, अमीर ए हाजिब दरबारी शिष्टाचार और राजा से मिलने वालों की जांच करने वाला अधिकारी बलबन इस पद पर रह चुका था। दिल्ली सल्तनत की संपूर्ण आधिकारिक और दरबारी भाषा फारसी थी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी या मुकद्दम या खूत होता था। इक्ता व्यवस्था की बात करें तो इक्ता व्यवस्था की विधिवत शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने की विधिवत, तो इल्तुतमिश ने की। यह एक प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसमें बड़े अधिकारियों, सेनापतियों को नगद वेतन के बदले एक भूभाग का राजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाता था। इक्तादार मुक्ता या बली उसी राजस्व से अपनी सेना का खर्च निकालता था और शेष राशि फवाजिल राजकोष में जमा कराता था। इक्तादारों द्वारा अपना प्रशासनिक व सैन्य खर्च निकालने के बाद जो अतिरिक्त राजस्व सुल्तान के राजकोष में जमा किया जाता था उसे फवाजिल कहा जाता था। काजी उल कुजात सल्तनत में न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी मुख्य न्यायाधीश होता था, जो सामान्यतः सद्र उश सुदूर धार्मिक मामलों का प्रमुख का पद भी संभालता था। दार उल हर्ब से दार उल इस्लाम मध्यकालीन मुस्लिम शासकों का मुख्य वैचारिक उद्देश्य भारत दार उल हर्ब यानी काफिरों का देश को जीतकर दार उल इस्लाम यानी कि इस्लामिक देश में बदलना था। पाकिस्तान, बांग्लादेश में आजकल भी ये दिमाग में चलता है लोगों के कि भारत को दार उल हर्ब से दार उल इस्लाम बनाया जाएगा। बात करते हैं विजयनगर, बहमनी और प्रांतीय राज्य की। 1336 से 1565 ईस्वी का इनका कार्यकाल है। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों की बात करें तो सबसे पहले आता है निकोलो कोंटी इटली से। देवराय प्रथम के शासनकाल में आता है। विजयनगर शहर का विस्तृत वर्णन देता है। अब्दुल रज्जाक फारस से आता है। देवराय द्वितीय के शासनकाल में सचिवालय और पुलिस का वर्णन मिलता है। डोमिंगो पायस पुर्तगाल से आता है। कृष्णदेव राय की शासनकाल में कृष्णदेव राय की व्यक्तित्व की प्रशंसा करता है। फरनाओ नुनीज पुर्तगाली है। अच्युत देव राय सती प्रथा और महिलाओं के मल्ल युद्ध का वर्णन करता है। बारबोशा ये भी पुर्तगाली है। देव राय के शासनकाल में आता है और सती प्रथा का व्यापक उल्लेख करता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में विद्यारण संत के आशीर्वाद से हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ये बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरियर और बुक्का नामक दो सगे भाइयों ने की थी। और विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से, ये संत का नाम तो वैसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये हरियर और बुक्का के बारे में पूछा जाता है। उस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। विजयनगर पर 4 राजवंशों ने क्रमशः शासन किया है। संगम वंश, फिर सालुब वंश, फिर तुलुब वंश और फिर अराविडु वंश। इसकी ट्रिक है ससा तू आ, लेकिन कितनी ट्रिक याद करेंगे, है ना? तो इससे अच्छा है कि रिवीजन करते रहिए। जो दिमाग में बैठ गया वो बैठ गया और पेपर में छप गया तो छप गया। विजयनगर की राजधानी हम्पी कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर थी और इस साम्राज्य की आधिकारिक राजभाषा तेलुगु थी। संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय गजबेटकर कहलाया और जिसका अर्थ होता है हाथियों का शिकारी, के समय अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय तुलुब वंश के शासक विजयनगर का सबसे महान शासक था और इसने यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि ली थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में उस समकालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। तो बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है बाबरनामा, उसमें उसने कृष्णदेव राय को सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। कई बार परीक्षा में इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जा चुका है। कृष्णदेव राय ने स्वयं तेलुगु में अमुक्त माल्याद प्रशासन पर और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की है। ये भी किताबें परीक्षा में पूछी जाती हैं।
कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इनमें पेद्दन, तेलुगु कविता के पितामह, मनुचरितम के लेखक सबसे प्रमुख थे। प्रसिद्ध कवि तेनालीराम रामकृष्ण, पांडुरंग महामत्त के लेखक इन्हीं अष्टदिग्गज में से एक थे। कृष्णदेव राय के काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग यानी कि स्वर्ण काल कहा जाता है। स्थापत्य के क्षेत्र में कृष्णदेव राय ने विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा राम मंदिर का निर्माण कराया तथा अपनी माता की याद में नागलपुर नामक नगर बसाया। तालीकोटा, राक्षसी तंगड़ी और बन्नी हट्टी के युद्ध की अगर बात करें तो ये 23 जनवरी 1565 को होता है। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। दक्कन के सुल्तान के संग अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर ने विजयनगर शासक सदाशिव राय, वास्तविक सत्ता राम राय के पास थी, को बुरी तरह हराया था। इस मुस्लिम संघ में बरार शामिल नहीं था, गोलकुंडा से दुश्मनी के कारण। इस भयंकर विनाश का आंखों देखा वर्णन विदेशी यात्री सीजर फ्रेडरिक ने किया है। तो तालीकोटा का युद्ध कहें या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहें या बन्नी हट्टी का युद्ध कहें, ये 23 जनवरी 1565 को होता है। किसके बीच में? दक्कन के सुल्तानों के संग जो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर के थे, और विजयनगर के शासक सदाशिव राय के बीच में होता है। विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था में नायंकर व्यवस्था सबसे प्रमुख थी। यह दिल्ली सल्तनत की एकता व्यवस्था के समान थी, जिसमें सैनिक सामंतों, नायकों, अमर नायकों को वेतन के बदले भूमि या अमरम दी जाती थी। ग्राम प्रशासन के लिए 12 अधिकारियों का समूह आयंगर व्यवस्था कहलाता था। इनके पद वंशानुगत होते थे। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में एक अफगान हसन गंगू अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा एहसानाबाद को बनाया। बाद में अहमद शाह वली ने राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किए। रूसी व्यापारी अफनासी निकितन ने 1470 में मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा की थी। बहमनी साम्राज्य का प्रसिद्ध वजीर महमूद गवा था, जिसने बीदर में एक विशाल मदरसा स्थापित किया। महमूद गवा की हत्या के बाद बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। बहमनी से टूटे 5 राज्यों की अगर बात करें तो एक था बीजापुर, आदिल शाही वंश, यूसुफ आदिल शाह। अहमदनगर, निजाम शाही वंश यहां पर शासन करता है, मलिक अहमद। बरार, इमाद शाही वंश यहां पर शासन करता है, जिसका शासक है फतुल्ला इमाद शाह। गोलकुंडा, यहां पर कुतुब शाही वंश शासक करता है, जिसका शासक है कुली कुतुब शाह। बीदर जो कटता है वो बरीद शाही वंश यहां पर शासन करता है और इसका शासक होता है अमीर अली बरीद। बीजापुर की गोल गुंबज का निर्माण याकूत ने किया था। यह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद यहीं पर है। जौनपुर पूरब का सिराज कहलाता है। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की, लेकिन यहां स्वतंत्र सरकी वंश की स्थापना एक किन्नर मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने 1394 ईस्वी में की थी। जौनपुर की वास्तुकला सरकी शैली में मीनारों का अभाव होता था। प्रसिद्ध अटाला मस्जिद 1408 ईस्वी में जिसका निर्माण होता है इब्राहिम शाह सरकी ने कराया था। यह मस्जिद विजय चंद्र द्वारा बनवाए गए एक हिंदू मंदिर की नींव पर बनी थी। जौनपुर को 1484 ईस्वी में बहलोल लोदी ने जीतकर वापस दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर शमसुद्दीन शाह मीर था। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन को उसकी अत्यधिक धार्मिक सहिष्णुता, जजिया और गौहत्या बंद करने के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को। जैनुल आबदीन ने शिकायतनामा नामक ग्रंथ लिखा और बूलर झील में जैना लंका नामक कृत्रिम द्वीप का निर्माण कराया। मालवा के स्वतंत्र राज्य में मांडू के किले, हिंडोला महल और जहाज महल का निर्माण हुसंग शाह और गयासुद्दीन खिलजी ने कराया। मेवाड़ के महान शासक राणा कुंभा ने मालवा महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा ने चंपानेर और गिरनार को जीता। पुर्तगालियों ने इसी के समय दीव पर अधिकार किया था। अहमदाबाद नगर की स्थापना गुजरात के शासक अहमद शाह ने 1413 ईस्वी में साबरमती नदी के किनारे की थी। अब बात करते हैं सूफी और भक्ति आंदोलन की। सूफीवाद इस्लाम
का रहस्यवादी और सहिष्णु आंदोलन था। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह और उनके शिष्य को मुरीद कहा जाता था। जो सूफी संत इस्लामी कानून शरीयत से बंधे थे उन्हें बाशरा, और जो इससे मुक्त थे, घुमक्कड़ थे, उन्हें बेसरा यानी कि मस्त कलंदर कहा गया। सूफी साहित्य सूफी संतों के वार्तालाप के संग्रह को मलफूजात और उनके पत्रों के संग्रह को मकूलबात कहा जाता था। निजामुद्दीन औलिया के वार्तालाप का संग्रह फयावद उल फुआद नाम से अमीर हसन सिज्जी ने संकलित किया था। भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ये 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। इनकी प्रसिद्ध दरगाह अजमेर में है। तो भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, और ये 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। इनकी प्रसिद्ध दरगाह अजमेर में है। चिश्ती संत सादा जीवन जीते थे, राजनीति से दूर रहते थे और समा यानी कि संगीत कव्वाली में विश्वास करते थे। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा, लेकिन कभी किसी के दरबार में नहीं गए। इन्होंने महबूब ए इलाही, ईश्वर का प्रेमी की उपाधि ली। इन्होंने हिंदू योग और प्राणायाम को इतनी गहराई से अपनाया कि उन्हें योगी सिद्ध भी कहा जाता था। इन्हीं का प्रसिद्ध कथन गयासुद्दीन तुगलक के लिए था, हुनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। बाबा फरीदुद्दीन गंज ए सकर एक प्रसिद्ध चिश्ती संत थे, बलबन के दामाद। इनकी पवित्र रचनाएं सिखों के आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल की गई। शेख सलीम चिश्ती मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। इनकी सुंदर संगमरमर की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। जहांगीर सलीम का जन्म इन्हीं के आशीर्वाद से माना जाता है। सुहरावर्दी सिलसिला के संत राजकीय संरक्षण स्वीकार करते थे और सुख सुविधा का जीवन जीते थे। भारत में इसे शेख बहाउद्दीन जकारिया ने लोकप्रिय बनाया। इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम का पद दिया था। इनका मुख्य केंद्र मुल्तान और सिंध था। नक्शबंदी सिलसिला सूफियों में सबसे कट्टर सिलसिला था, जो समा संगीत के सख्त खिलाफ था। इसके प्रमुख संत शेख अहमद सरहिंदी मुजहिद अल्फ सानी थे, जो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। इन्होंने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया और वहदत उल सहूद का सिद्धांत दिया। औरंगजेब इसी सिलसिले का अनुयायी था। कादरी सिलसिला के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद थे। शाहजहां का बड़ा पुत्र दारा सिको इस सिलसिले के संत मुल्ला शाह का परम शिष्य था। भक्ति आंदोलन की बात करते हैं तो भक्ति आंदोलन का वास्तविक प्रारंभ दक्षिण भारत तमिलनाडु में 7वीं से 9वीं सदी के बीच में होता है। अलवार ये 12 संत थे, विष्णु के भक्त थे। इनका मुख्य ग्रंथ नालियर दिव्य प्रबंधम है। प्रसिद्ध महिला संत इसकी अंडाल थी, जो दक्षिण की मीरा कहलाई। नयनार ये 63 संतों का समूह था। शिव के भक्त थे। इनके भजनों का संग्रह तेवरम कहलाता है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लेकर आया, तो रामानंद लेकर आए थे। इन्होंने पहली बार हिंदी में उपदेश दिए और जाति पात का विरोध करते हुए सभी जातियों के 12 शिष्य बनाए। रामानंद के 12 शिष्यों के प्रमुख नाम थे कबीर जुल्हा, रैदास चर्मकार, धन्ना जाट किसान, सेना नाई, पीपा राजपूत और सदना कसाई। कई बार इनके शिष्यों के नाम पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। कबीर और रैदास का नाम तो याद रखिएगा ही। दार्शनिक सिद्धांत और संस्थापक अद्वैतवाद। शंकराचार्य 8वीं सदी में इसकी स्थापना करते हैं और इसका संप्रदाय कहलाया स्मृति संप्रदाय। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य ने इसकी स्थापना करी, कब करी? 12वीं सदी में, और इसका संप्रदाय श्री संप्रदाय कहलाया और इनका जन्म श्री पेरबंदूर में हुआ था। द्वैतवाद ड्युअलिज्म, माधवाचार्य ने इसकी स्थापना की। ब्रह्म संप्रदाय। द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य सनक संप्रदाय और शुद्ध द्वैतावाद वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग। ज्यादातर परीक्षाओं में सिद्धांत और संस्थापक पूछा जाता है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है द्वैताद्वैतवाद, अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद। शंकराचार्य ने देश की 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ में, गोवर्धन मठ पुरी में, शारदा मठ द्वारका में
और सिंगेर मठ मशहूर मैसूर में। शंकराचार्य के दर्शन को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है, हिडन बुद्धिस्ट। कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के सर्वोच्च संत थे। ये दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोधी के समकालीन थे। इनके दोहों और वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक में किया, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। चैतन्य महाप्रभु बंगाल ने कृष्ण की सगुण भक्ति की और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने गली गली गाकर और नाचकर संकीर्तन प्रणाली को लोकप्रिय बनाया। इन्हें गौरांग महाप्रभु भी कहा जाता था। मीराबाई मेवाड़ के राणा सांगा की पुत्रवधू भोजराज की पत्नी ने राजमहल छोड़कर भगवान कृष्ण की सगुण उपासना माधुर्य भाव से की थी। इन्होंने राजस्थानी और ब्रज भाषा में पद लिखे। नरसी झीरो मायरो गीत गोविंद की टीका। सूरदास बल्लभाचार्य के शिष्य को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। ये अकबर के समकालीन थे। इन्होंने ब्रज भाषा में सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी की रचना की। तुलसीदास भी अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, लेकिन वे अकबर के दरबार से कभी नहीं जुड़े। इन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं ब्रज भाषा में विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली थी। महाराष्ट्र मराठी में भक्ति आंदोलन के संतों के सही कालन क्रम जो है वो ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास। ज्ञानेश्वर गीता पर भावार्थ दीपिका ज्ञानेश्वरी लिखी। नामदेव पेशे से दर्जी थे। इन्होंने वारकरी संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया और इनके पद भी गुरु ग्रंथ साहिब में है। तुकाराम और रामदास दोनों मराठा शासक शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे। पंढरपुर के विठोबा के भक्त थे और अभंगों की रचना की। रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। धरकरी संप्रदाय चलाया और दासबोध नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। अशम काम रूप में शंकरदेव ने वैष्णव धर्म का प्रचार किया और क्षत्रिय नृत्य को जन्म दिया। शंकरदेव के बारे में कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इन्होंने एक शरण संप्रदाय, केवल कृष्ण की शरण की स्थापना की। इन्हें असम का चैतन्य कहा जाता है। दादू दयाल अहमदाबाद ने कबीर की तरह निर्गुण भक्ति का प्रचार किया और पर ब्रह्म संप्रदाय निपख आंदोलन चलाया। अब बात कर लेते हैं सिख धर्म के 10 गुरु और उनके प्रमुख कार्यों की, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। पहले गुरु का नाम है गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक हैं। ये निर्गुण उपासक हैं। लंगर पंगत व्यवस्था की शुरुआत की इन्होंने। गुरु अंगद देव गुरुमुखी लिपि के जनक हैं। लंगर व्यवस्था को इन्होंने स्थायी बनाया। गुरु अमरदास 22 गद्दियों यानी कि मंजियों की स्थापना की। सती प्रथा का विरोध किया। अकबर ने स्वयं जाकर इनसे भेंट की। गुरु रामदास अकबर द्वारा दी गई 500 बीघा जमीन पर अमृतसर रामदासपुर नगर की स्थापना की। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन 1604 ईस्वी में। स्वर्ण मंदिर की नींव रखते हैं सूफी मियां मीर द्वारा। जहांगीर द्वारा 1606 में फांसी दी जाती है खुसरो की मदद करने के कारण। गुरु हरगोबिंद सिखों के सैन्य संप्रदाय बनाया और अकाल तख्त का निर्माण किया। जहांगीर द्वारा 2 साल ग्वालियर में कैद किए गए। गुरु हरराय शांतिकालीन गुरु थे। उत्तराधिकार युद्ध में दारा सिकोह की इन्होंने मदद की थी। गुरु हरिकिशन सबसे कम उम्र के गुरु थे। चेचक से दिल्ली में कम उम्र में मृत्यु हो गई। गुरु तेग बहादुर इस्लाम न कबूलने पर औरंगजेब द्वारा दिल्ली के चांदनी चौक पर हत्या। 1675 में शीशगंज गुरुद्वारा। गुरु गोविंद सिंह 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। पाहुल प्रणाली प्रारंभ करते हैं। 5 ककार, केस, कंघा, कड़ा, कच्छा, कृपाण धारण करना अनिवार्य करते हैं और मानव गुरु परंपरा समाप्त करके गुरु ग्रंथ साहिब के ही गुरु मानने का आदेश देते हैं। अब हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की, बाबर से हुमायूं तक, जहां से अक्सर परीक्षा में ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शन अब शुरू हो रहा है। पीछे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन वहां से एक ही प्रश्न परीक्षा में आता है ज्यादातर। यहां से शुरू करते हैं। 1526 से लेकर 1556 तक जाएंगे इस सेक्शन में। बाबर, जिसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। यह फरगना का शासक था और पितृपक्ष से तैमूर का 5वां और वह मातृपक्ष से चंगेज खान का 14वां वंशज था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने दिल्ली पर कब्जा किया। बाबर ने पहली बार तोपखाने और युद्ध की तुगलमान युद्ध नीति का सफल प्रयोग किया, जो मंगोलों या उज्बेकों से इसने सीखी थी।
इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। बाबर की युद्ध नीति के बारे में तुगलमा युद्ध नीति थी। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है, जिसमें बाबर विजय हो जाता है। तोपों को सजाने की विधि को उस्मानी विधि यानी कि रूमी विधि कहा जाता है। इसके प्रमुख तोपची उस्ताद अली और मुस्तफा थे। जीत की खुशी में बाबर ने काबुल के हर निवासी को चांदी का सिक्का दिया, जिससे उसे कलंदर की उपाधि मिली। चांदी के सिक्के को सारुक कहा गया। खानवा का युद्ध 1527 बाबर और राजपूत शासक राणा सांगा संग्राम सिंह के बीच में हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए शराब के प्याले तोड़ दिए, तमगा कर हटाया और जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का नारा दिया। जीत के बाद बाबर ने गाजी यानी कि काफिरों का वध करने वाला की उपाधि धारण की थी। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर ने मेदिनी राय को हराया और घाघरा का युद्ध 1529 में महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को पराजित किया। घाघरा का युद्ध मध्यकालीन इतिहास का पहला युद्ध था जो जल और थल दोनों में लड़ा गया। बाबर ने भारत में उद्यानों की 4 बाग शैली की शुरुआत की, जो ज्यामिति और सममित होती थी। बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा तुजकी ए बाबरी बाबरनामा लिखी है। इसका फारसी अनुवाद बाद में अकबर के काल में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। बाबरनामा में बाबर केवल 2 हिंदू राज्यों की बात करता है, एक मेवाड़ की और विजयनगर के कृष्णदेव राय का। बाबर प्रकृति प्रेमी था। उसने ज्यामिति विधि से आगरा में आराम बाग नूर ए अफगान लगवाया। वह मुबैयान नामक पद्य शैली का भी जनक था। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के सेनापति मीर बाकी ने कराया था, जिसके हटाकर अब वहां पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर बन गया है। 1530 में बाबर की मृत्यु हुई। उसे पहले आगरा के आराम बाग में और बाद में काबुल में दफनाया गया। हुमायूं बाबर का पुत्र ने साम्राज्य को अपने भाइयों कामरान, अस्करी, हिंदाल में बांटा, जो उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की। यही बाद में पुराना किला बना। चौसा का युद्ध 1539 बिहार के अफगान शासक शेर खान ने हुमायूं को हराया और शेर खान की उपाधि ली। इस युद्ध में गंगा नदी में डूबते हुमायूं की जान निजाम नामक भिश्ती नाविक ने बचाई थी, जिसे हुमायूं ने एक दिन का बादशाह बनाया और उसने चमड़े के सिक्के चलाए। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को निर्णायक रूप से हराकर दिल्ली पर कब्जा किया। हुमायूं को भारत छोड़कर सिंध व ईरान में 15 वर्षों का निर्वासित जीवन जीना पड़ा। 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में बैरम खां के नेतृत्व में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हराकर दिल्ली की सत्ता वापस पाई। 1556 ईस्वी में दीन पनाह के शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार लेनपुल ने लिखा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसने अपनी जान दे दी। द्वितीय अफगान वंश के संस्थापक शेर शाह सूरी ने अर्थव्यवस्था सुधार हेतु रुपया, चांदी का ग्रेन 178 ग्रेन और दाम तांबे का 380 ग्रेन का चलाया था। चांदी के रुपए और तांबे के दाम का विनिमय अनुपात जो था वो 1:64 था, यानी कि 1 चांदी का रुपया उसमें 64 तांबे के दाम आ जाते थे। शेर शाह ने बंगाल सोनारगांव से पेशावर पाकिस्तान तक सड़क ए आजम वर्तमान जीटी रोड का निर्माण कराया, जिस पर हर 2 कोस पर सराय बनवाई। शेर शाह सूरी ने दिल्ली के पुराने किले के अंदर किला ए कुहना नामक एक अत्यंत सुंदर मस्जिद का निर्माण कराया था। शेर शाह ने किसानों को शोषण से बचाने के लिए कबूलियत, सहमति पत्र एवं पट्टा, भूमि स्वामित्व प्रमाण प्रथा की शुरुआत की। भू राजस्व के लिए रई फसल दरों की सूची लागू की। लगान साधारणतः उपज का 1/3 होता है। 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान के दौरान उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते समय बारूद फटने से शेर शाह की मृत्यु हो गई। इसका प्रसिद्ध अष्टकोणीय मकबरा सासाराम बिहार में झील के बीच स्थित है। अब हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के महान अकबर की, जो 1556 से लेकर 1605 तक शासन करता है। अकबर, जिसका नाम जलालुद्दीन मुहम्मद, का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट सिंध के हिंदू राजा राणा बीर साल के महल में हुआ था। माता हमीदा बानो बेगम थी। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब में था। कलानौर में ईंटों के सिंहासन पर बैरम खां के संरक्षण में उसका राज्याभिषेक हुआ।
आयु तब 13 वर्ष 4 माह थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर बैरम खां के नेतृत्व में और आदिल शाह के कुशल हिंदू वजीर व सेनापति हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में हुआ। हेमू की आंख में तीर लगने से उसकी हार हुई। हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां शासक था। 1560 से 1562 ईस्वी तक अकबर अपनी धाय मां महम अनगा और महिलाओं के प्रभाव में रहा, जिसे इतिहास में पेटीकोट शासन या हरम दल कहा जाता था। महत्वपूर्ण सुधारों के कालक्रम की अगर बात की जाए तो 1562 में युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा, दास प्रथा का अंत और 1563 में हिंदुओं पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। 1564 में जजिया कर की पूर्ण समाप्ति सबसे महत्वपूर्ण कदम था। 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में दार्शनिक धार्मिक चर्चाओं के लिए इबादत खाना, प्रार्थना गृह की स्थापना की। प्रारंभ में यह केवल सुन्नी मुसलमानों के लिए था, लेकिन 1578 में इसे सभी धर्मों हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई के लिए खोल दिया गया। धार्मिक मामलों में सर्वोच्च अधिकार प्राप्त करने के लिए 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर जारी किया, जिसका मसौदा शेख मुबारक ने तैयार किया था। 1582 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों का सामंजस्य कर दीन ए इलाही, तौहीद ए इलाही नामक नया आचार संहिता या धर्म चलाया। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। इसे स्वीकार करने वाला एकमात्र और पहला हिंदू दरबारी बीरबल था। मान सिंह और भगवान दास ने इसे अस्वीकार कर दिया था। 1576 ईस्वी के ऐतिहासिक हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने सेनापति मान सिंह और आसफ खां ने मेवाड़ के महान योद्धा महाराणा प्रताप को पराजित किया। यद्यपि प्रतापों को जंगल में शरण लेनी पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता उसने जैन संत हरिविजय सूरी को जगत गुरु और जिनचंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी थी। पारसी संत दस्तूर मेहरजी राणा से प्रभावित होकर दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित रखने का आदेश दिया। ईसाई धर्म को समझने के लिए अकबर ने गोवा से पुर्तगाली पादरियों को इबादत खाना में आमंत्रित किया था। भू राजस्व के लिए 1580 ईस्वी में वित्त मंत्री टोडरमल द्वारा दहसाला बंदोबस्त यानी कि जाप्ती प्रणाली लागू की गई। इसमें पिछले 10 वर्षों के औसत उत्पादन के आधार पर राज्य का हिस्सा 1/3 नगद रूप में तय किया जाता था। भूमि को उर्वरता के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। पोलज हर साल खेती, प्रति 1-2 साल खाली, चाचर 3-4 साल खाली और बंजर 5 साल से अधिक जो खाली रहती थी। अकबर ने 1570 ईस्वी में मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित मनसबदारी प्रथा शुरू की, जो मुगल नागरिक और सैन्य प्रशासन का आधार थी। तो अकबर ने 1570 ईस्वी में क्या किया? मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित मनसबदारी प्रथा शुरू की। मनसब एक पद रैंक था। 1595 ईस्वी में इसमें जात और शबार का दोहरीकरण किया गया। जात अधिकारी का व्यक्तिगत पद, हैसियत और वेतन तय करता था। सवार उसे कितने घुड़सवार सैनिक रखने हैं यह तय करता था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध नवरत्न बीरबल, महेश दास जिसका वास्तविक नाम था, तानसेन, टोडरमल, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, फैजी, मुल्ला दो प्याजा और फकीर अजुद्दीन थे। अबुल फजल ने फारसी में अकबरनामा 3 भागों की रचना की है। इसका तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं सांख्यिकी भाग आईने अकबरी कहलाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जहांगीर के उकसाने पर बुंदेला सरदार बीर सिंह बुंदेला ने 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या कर दी थी। तानसेन मूल नाम रामतनु पांडे अकबर के दरबार का महान संगीतज्ञ था। इसका जन्म ग्वालियर में हुआ था और मकबरा भी ग्वालियर में है। अकबर ने इसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। तानसेन की प्रमुख रचनाएं मियाँ की मल्हार, मियाँ की टोड़ी और दरबारी कानड़ा थी। अकबर ने संस्कृत ग्रंथों के लिए एक अनुवाद विभाग मकतब खाना की स्थापना की। महाभारत का फारसी अनुवाद रजनमा युद्धों की पुस्तक नाम से बदायूनी, नकवी खां और फैजी ने किया। प्रसिद्ध गणित की पुस्तक लीलावती भास्कराचार्य कृत का फारसी अनुवाद अकबर के राजकवि फैजी ने किया था। स्थापत्य में अकबर ने आगरा का लाल किला लाल बलुआ पत्थर से,
लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला और फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद, जोधाबाई महल, पंचमहल और बुलंद दरवाजा बनवाया। बुलंद दरवाजा इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। 1572 ईस्वी की गुजरात विजय के उपलक्ष्य में और दक्षिण विजय के बाद ऊंचा किया गया, बनवाया था। यह भारत का सबसे बड़ा दरवाजा है। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तुलसीदास और सूरदास इसी के समकालीन थे। अकबर स्वयं नगाड़ा यानी कि नक्कारा बजाने में निपुण था। राल्फ फिच ये 1585 ईस्वी में अकबर के दरबार फतेहपुर सीकरी में आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। 1605 ईस्वी में पेचिस से अकबर की मृत्यु हुई। उसे सिकंदरा में दफनाया गया, जहां उसका मकबरा पिरामिड के आकार का है, इसमें गुंबद नहीं है। अब हम बात करते हैं जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की 1605 से लेकर 1707 ईस्वी तक। जहांगीर, जिसका वास्तविक नाम सलीम था, बचपन का नाम जहांगीर सलीम, ने न्याय चाहने वालों के लिए आगरा के किले के शाहबुर्ज से यमुना तट तक न्याय की सोने की जंजीर जंजीर ए अदल लगवाई। इसने 12 घोषणाएं की जो आईने जहांगीरी के नाम से जानी गई, जिसमें शराब, तंबाकू पर रोक और नाक कान काटने की सजा रद्द करना शामिल था। जहांगीर के काल को मुगलों का चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र को देखकर बता सकता है कि किस चित्रकार ने आंख बनाई है और किसने भौं। प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर, जो पक्षी, जानवर, वनस्पति विशेषज्ञ और साइबेरियन सारस का चित्र बनाता था, और अबुल हसन मानव चित्रकार था। नादिर उज जमा की उपाधि इसको दी थी। जहांगीर का एक अन्य प्रसिद्ध चित्रकार बिशन दास था, जिसे जहांगीर ने फारस ईरान के शाह अब्बास का छवि चित्र बनाने के लिए ईरान भेजा था। जहांगीर की महत्वाकांक्षी पत्नी नूरजहां, जिसका नाम मेहरुन्निसा था, ने प्रशासन पर नियंत्रण के लिए जुंटा गुट बनाया, जिसमें उसके पिता गयास बेग, माता असमत बेगम और भाई आसफ खां और शाहजहां खुर्रम शामिल थे। नूरजहां की मां असमत बेगम ने ही भारत में गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। भारत मुगल दरबार आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कैप्टन हॉकिंस था। 1608 में जेम्स प्रथम का दूत हेक्टर जहाज से आया था। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब और इंग्लिश खां की उपाधि दी, लेकिन पुर्तगालियों के दबाव में सूरत में फैक्ट्री की स्थायी अनुमति नहीं दी। बाद में 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो भारत आया और जहांगीर से उसकी ऐतिहासिक मुलाकात अजमेर के किले में हुई, जहां उसे व्यापारिक छुट्टी मिले। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी फारसी में है। जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौरी में रावी नदी के तट पर नूरजहां ने बनवाया। आगरा में एतमाद दौला का मकबरा नूरजहां के पिता मिर्जा गयास बेग का है। नूरजहां ने 1626 में बनवाया था। ये भारत में पहली ऐसी इमारत है जो पूर्णतः सफेद संगमरमर से बनी है। कौन? एतमाद दौला का मकबरा। इसमें पहली बार पियत्रा ड्यूरा यानी कि सफेद संगमरमर पर कीमती रंगीन पत्थरों से फूल पत्ती की जड़ाई का काम किया गया। शाहजहां खुर्रम के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसने संगमरमर का भरपूर प्रयोग हुआ। शाहजहां ने बलबन द्वारा शुरू की गई सजदा और पैबोस प्रथा को इस्लाम विरोधी मानकर समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर चहार तस्लीम लागू किया और इलाही संबत की जगह हिजरी संबत चलाया। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, शाहजहानाबाद। यहीं उसने दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद बनवाया। आगरा में उसने विश्व प्रसिद्ध ताजमहल और मोती मस्जिद बनवाई। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, जिसे नादिर उल असर की उपाधि दी गई, और मुख्य मिस्त्री उस्ताद ईसा खां था। शाहजहां का सबसे बड़ा और विद्वान पुत्र दारा सिको था, जिसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। दारा सिको ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर्र ए अकबर के नाम से किया। महान रहस्य उसने मज्म उल बहरैन, 2 समुद्रों का मिलान पुस्तक लिखी, जिसमें हिंदू और इस्लामी रहस्यवाद को समान बताया। उत्तराधिकार का युद्ध 1657 से लेकर 1658। शाहजहां के बीमार पड़ने पर उसके 4 पुत्रों दारा, शुजा, औरंगजेब, मुराद के बीच सत्ता के लिए भीषण युद्ध हुआ। औरंगजेब ने दारा सिको को क्रमशः धर्मत 1658, सामूगढ़ 1658 और अंततः देवराई 1659 के युद्ध में हराकर सत्ता प्राप्त की।
सामूगढ़ का युद्ध सबसे निर्णायक सिद्ध हुआ। औरंगजेब ने शाहजहां को 1658 में आगरा के किले मुस मुसम्मन बुर्ज में कैद कर दिया, जहां 8 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब की उपाधि आलमगीर थी, सुन्नी कट्टरपंथी था और अपने सादे जीवन और कठोर अनुशासन के कारण उसे जिंदा पीर कहा जाता था। तो जो औरंगजेब था उसकी जो उपाधि थी वो आलमगीर थी और ये सुन्नी कट्टरपंथी था। अपने सादे जीवन और कठोर अनुशासन के कारण उसे जिंदा पीर कहा जाता था। मुगलों में इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। औरंगजेब ने इस्लामी नियमों शरीयत को सख्ती से लागू किया। वह स्वयं बीड़ा वादन में निपुण था, फिर भी उसने दरबार में संगीत पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा, नवरोज त्योहार और सिक्कों पर कलमा गुदवाना बंद कर दिया ताकि कलमा पैरों तले न आए। उसने नैतिकता की निगरानी के लिए मुहतसिब नामक अधिकारी नियुक्त किए और भांग शराब पर रोक लगाई। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः लागू कर दिया। उसने कई हिंदू मंदिर, काशी विश्वनाथ, मथुरा का केशव राय मंदिर तुड़वाए। औरंगजेब ने दरबार में इतिहास लेखन पर भी रोक लगा दी थी, जिसके कारण खाफी खां ने गुप्त रूप से मुंतखब उल लुबाब नामक पुस्तक लिखी थी। सबसे अधिक कट्टर होने के बावजूद औरंगजेब की सेना में सबसे अधिक हिंदू मनसबदार, लगभग 33%, जिनमें अधिकांश मराठे और राजपूत थे। ये राज करने का एक तरीका होता है कि जिस पर राज्य करना है उसी के मजबूत एक आदमी को वहां का शासन सौंप दो, सत्ता सौंप दो, तो क्या होगा, सत्ता आप आसानी से पा पाओगे, शासन कर पाओगे। जैसे पहले आप देखते थे टेम्पो स्टैंड किसी को देना है तो किसी वहीं के आसपास के किसी गुंडे को दे दो, आराम से टेम्पो स्टैंड चल जाता है। तो इसी प्रकार से क्या है, सबसे अधिक कट्टर होने के बावजूद औरंगजेब की सेना में सबसे अधिक हिंदू मनसबदार, लगभग 33%, जिनमें अधिकांश मराठे और राजपूत थे। ये राजनीति का तरीका है, कोई सहिष्णुता नहीं है कि सभी धर्मों को बराबर इज्जत देने की बात हो, ऐसा नहीं था। औरंगजेब की प्रमुख इमारतें, दिल्ली के लाल किले के भीतर मोती मस्जिद पूर्ण सफेद संगमरमर, औरंगाबाद महाराष्ट्र में अपनी पत्नी रबिया उद दौरानी की याद में बीबी का मकबरा बनवाया, जिसे ताजमहल की फुहड़ नकल, द्वितीय ताजमहल या दक्षिण का ताज कहा जाता है। औरंगजेब की दक्षिण नीति, उसने 1686 में बीजापुर सिकंदर आदिल शाह और 1687 में गोलकुंडा अबुल हसन कुतुब शाह को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसके समय में मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, सर्वाधिक 20-21 सूबे प्रांत थे तब। 1707 ईस्वी में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसे खुलदाबाद औरंगाबाद में दफनाया गया। इतिहासकार 1707 ईस्वी को मध्यकालीन भारत का अंत और मुगल साम्राज्य के पतन का प्रारंभिक बिंदु मानते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है मुगल प्रशासन, अर्थव्यवस्था और शब्दावली। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे, तो बने रहिएगा अंत तक। वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं की है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। कमेंट सेक्शन में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर वीडियो हाइप करने का ऑप्शन होता है, तो कृपा करके आप वीडियो हाइप कर दिया करिए, इतना सहयोग बनाकर रखिए। हम निरंतर आपके लिए अच्छे अच्छे नोट्स लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। बात करते हैं मीर बख्शी की। ये मुगल काल में सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ये मनसबदारों के वेतन वितरण, सैनिकों की भर्ती, घोड़ों को दागने और सरखत वेतन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर का प्रभारी था। यह दिल्ली सल्तनत के दीवाने अर्ज का मुगल रूप था, लेकिन यह सेना का मुख्य सेनापति नहीं होता था, वह सम्राट स्वयं होता था। मीर समन या मीर ए सामा सम्राट के घरेलू मामलों, राजमहल की जरूरतें और शाही कारखानों के खर्च व उत्पादन का सर्वोच्च प्रभारी अधिकारी होता था। सद्र उस सुदूर, तो यह इसको सद्र भी कहते थे, मुगल काल में धार्मिक मामलों, दान और विद्वानों को दिए जाने वाले कर मुक्त भूमि अनुदान का प्रमुख था। विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को दी जाने वाली कर मुक्त लगान रहित भूमि को मदद ए मास या सयूर गल कहा जाता था। प्रशासनिक विभाजन, साम्राज्य जिसको बादशाह कहते थे, उसके नीचे सूबा या प्रांत आता था, जो सूबेदार या सिपह सलार उसका प्रमुख होता था। उसके बाद सरकार या जिला आता था, जिसका प्रमुख फौजदार होता था। फिर परगना तहसील आता था, जिसका प्रमुख सिकदार होता था। फिर ग्राम आता था, जिसका प्रमुख मुकद्दम होता था। राजस्व वसूली के लिए सरकार
का प्रमुख अमल गुजार और परगने का प्रमुख आमील होता था। तो जो राजस्व वसूली जाती थी मुगल काल में, वहां पर जिले का जो प्रमुख है वो अमल गुजार होता था और जिले को सरकार कहा जाता था, और परगने का यानी कि तहसील का प्रमुख आमील होता था। मुगल काल में भूमि के प्रकार अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। पहले तो खालसा भूमि थी, सीधे बादशाह केंद्र सरकार के नियंत्रण वाली भूमि, जिसका राजस्व शाही खजाने में जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे सबसे ज्यादा बढ़ाया। जागीर भूमि, मनसबदारों को नगद वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि, इससे वे राजस्व वसूलते थे। मदद ए मास, वक्फ इनाम, धार्मिक और विद्वान व्यक्तियों को दी गई कर मुक्त भूमि। अल तमगा जागीर, जहांगीर द्वारा शुरू की गई, यह उन विशेष कृपा पात्रों को दी जाती थी जिन पर सम्राट बहुत प्रसन्न होता था। ये वंशानुगत होती थी। किसानों के प्रकारों की अगर बात करें तो मुगल काल में खुदकास्त, वे किसान जो कि उसी गांव के निवासी होते थे और अपनी पैतृक जमीन पर खेती करते थे। पाही कास्त, वे किसान जो दूसरे गांव जाकर ठेके पर खेती करते थे, अक्सर अकाल या कर के बोझ के कारण। मुजारियन, बटाईदार किसान होते थे जो खुद कास्त से जमीन किराए पर लेकर खेती करते थे। मुगल अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार चांदी का रुपया था, जो शेर शाह सूरी ने शुरू किया था, और ये 178 ग्रेन का होता था। अकबर के काल में सोने का सबसे बड़ा सिक्का संसब और सबसे प्रचलित सोने का सिक्का इलाही था। जहांगीर ने निसार चांदी का रुपए का चौथाई और शाहजहां ने आना, रुपए और दाम के बीच नामक सिक्के चलाए। बटाई या गल्ला बख्शी, वास्तविक उपज के आधार पर राज्य और किसान के बीच अनाज का बंटवारा, ये सबसे पुरानी और किसानों को पसंद व्यवस्था थी। इसके तीन रूप थे, एक था भाउली, अनाज साफ करने के बाद, दूसरा था खेत बटाई, खड़ी फसल, और लंक बटाई यानी कि गट्ठर बांधकर। कनकूत प्रणाली क्या थी? फसल कटने से पहले खेत में खड़ी फसल का अनुमान लगाकर लगान तय करने की प्रणाली। कन यानी कि अनाज, कूत यानी कि अनुमान। जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में दू अस्पा और सिंह अस्पा प्रणाली शुरू की थी। इसमें मनसबदारों को जात पद बढ़ाए बिना ही उन्हें दो गुने दुअस्पा और तिगुने सिंह अस्पा घुड़सवार सैनिक रखने पड़ते थे। शाहजहां ने साम्राज्य की आय और जागीरों से वास्तविक वसूली में अंतर, जमा और हासिल को देखते हुए मनसबदारी में महावना जागीर मासिक वेतन प्रणाली शुरू की। यदि किसी जागीर से अनुमानित आय का आधा ही वसूल होता था तो उसे 6 माह की जागीर कहा जाता था, और उसी अनुपात में सैनिक कम रखने पड़ते थे। मुगल काल में सूरत बंदरगाह को मक्का जाने वाले हज यात्रियों का मुख्य प्रस्थान बिंदु के कारण बाबुल मक्का कहा जाता था। बाबुल मक्का यानी कि मक्का का द्वार। भारत में कृषि फसलों में तंबाकू, मक्का, पपीता, अनानास, लाल मिर्च, काजू, आलू पुर्तगालियों द्वारा 16वीं से 17वीं सदी में मुख्यतः जहांगीर के काल में लाए गए थे। जहांगीर ने 1617 ईस्वी में तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था। बात करते हैं मराठा साम्राज्य, छत्रपति शिवाजी और पेशवाओं की। 1627 से 1818 ईस्वी तक इनका काल देखने को मिलता है। शिवाजी का जन्म 1630 ईस्वी में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। कहीं कहीं पर आपको 1627 भी लिखा मिल जाएगा, वो पुराना डेटा है। नया और ऑफिशियल अपडेटेड डेटा जो है वो 1630 है। एनसीईआरटी किताबों में भी आपको 1630 ही मिलेगा। इनके पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई थीं। इनके राजनीतिक गुरु व संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे और आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास थे। बार बार परीक्षाओं में इनकी माता जी का नाम और गुरु का नाम पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। माता का नाम जीजाबाई था और गुरु का नाम समर्थ रामदास था। 1659 में शिवाजी ने बीजापुर के सेनापति अफजल खां की हत्या कूटनीति से बागनक से की थी। शिवाजी ने मुगलों के प्रमुख व्यापारिक केंद्र सूरत को पहली बार 1664 ईस्वी में लूटा, दूसरी बार 1670 में। 1663 में मुगल सूबेदार शाइस्ता खां को पुणे में रात में हमला कर घायल कर दिया था। पुरंदर की संधि 11 जून 1665 ईस्वी, बहुत परीक्षा में पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। यह संधि शिवाजी और औरंगजेब के राजपूत सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह के बीच हुई थी। इस संधि के अनुसार शिवाजी को अपने 35 में से 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े, जिसकी आय 4 लाख हूड थी।
शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को 5,000 के मनसब के साथ मुगल दरबार में भेजना स्वीकार किया। 1666 में आगरा दरबार में औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया, लेकिन वे फलों की टोकरी में छिपकर भाग निकले। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक कराया। उन्होंने छत्रपति और हिंद धर्मोद्धारक, हिंदू धर्म का उद्धारकर्ता की उपाधि धारण की। शिवाजी के प्रशासन को चलाने वाले 8 मंत्रियों के समूह को अष्टप्रधान कहा जाता था। यह कोई कैबिनेट या मंत्रिपरिषद नहीं थी। सभी मंत्री सीधे शिवाजी के प्रति उत्तरदायी थे और उनके पद वंशानुगत नहीं थे। पेशवा प्रधानमंत्री होता था और पेशवा का पद सबसे महत्वपूर्ण था। शिवाजी के अष्टप्रधान प्रशासनिक पदों की अगर बात करें तो पेशवा क्या होता था? मुख्य प्रधान यानी कि प्रधानमंत्री। जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री है, संपूर्ण राज्य का प्रशासन उसी के अधीन होता था। अमात्य या मजूमदार वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था। सुमन या दबीर विदेश मंत्री होता था। वाक्यान्वीस मंत्री सूचना, गुप्तचर एवं गृह मंत्री। सर ए नौबत सेनापति होता था, सैन्य प्रधान होता था। चिटनिस या सुरु नवीस राजकीय पत्राचार का प्रमुख होता था। तो शिवाजी के अष्टप्रधान कुछ इस प्रकार थे। अष्टप्रधान में केवल पंडित राव धार्मिक मामले, दान और न्यायाधीश न्याय को छोड़कर से सभी मंत्रियों को आवश्यकता पड़ने पर युद्ध भूमि में सेना का नेतृत्व करना पड़ता था। मराठा राजस्व प्रणाली मलिक अंबर से प्रेरित के 2 प्रमुख आधार थे। चौथ, पड़ोसी राज्यों की आय का 1/4 हिस्सा जो मराठा आक्रमण और लूट से बचने के बदले लिया जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। सरदेशमुखी आय का 1/10% हिस्सा जो शिवाजी स्वयं को महाराष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ देशमुख मुखिया होने के ऐतिहासिक दावे पर मांगते थे। मराठा प्रशासन में सरंजाम व्यवस्था बहुत प्रसिद्ध थी। यह सैन्य सरदारों, कमांडरों को उनके सैनिकों के भरण पोषण के लिए दी जाने वाली भूमि अनुदान व्यवस्था थी। मराठा घुड़सवार सेना के 2 भाग थे, पागा या बरगीर, राज्य द्वारा हथियार व घोड़े प्राप्त नियमित शाही घुड़सवार, और सिलहदार स्वतंत्र सैनिक जो अपने अस्त्र शस्त्र व घोड़े खुद लाते थे। पैदल सेना को पाइक कहा जाता था। मराठा राजस्व और प्रशासनिक रिकॉर्ड मोडी लिपि में लिखे जाते थे। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई। उसके बाद मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व ताराबाई, राजा राम की विधवा और शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका ने मुगलों औरंगजेब के विरुद्ध अत्यंत बहादुरी से किया। 1707 ईस्वी के खेड़ा के युद्ध में साहू जी, संभाजी का पुत्र जिसे मुगलों ने कैद से छोड़ा था, ने ताराबाई को हराकर मराठा सत्ता प्राप्त की। तो 1707 ईस्वी के खेड़ा के युद्ध में साहू जी ने ताराबाई को हराया और मराठा सत्ता अपने पास कर ली। 1713 में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को पहला पेशवा नियुक्त किया। यहीं से पेशवा पद शक्तिशाली और वंशानुगत हो गया तथा छत्रपति नाम मात्र का रह गया। बाजीराव प्रथम लड़ाकू पेशवा मस्तानी बाई वाले ने हिंदू पातशाही का आदर्श रखा और गोरिल्ला युद्ध का शिवाजी के बाद सबसे बड़ा प्रतिपादक था। इसने मुगलों के प्रति आक्रामक नीति अपनाते हुए साहू से कहा, हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। इसी ने मराठा परिसंघ, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोसले की नींव रखी। 1737 में इसने मात्र 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर धावा बोला था। मराठा परिसंघ में कौन कौन शामिल था? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोसले। बाजीराव नाना साहब के काल में मराठा साम्राज्य सर्वाधिक विस्तार हुआ। इन्हीं के समय संगोला की संधि 1750 हुई, जिससे छत्रपति के सारे अधिकार पेशवा को मिल गए और पेशवा पुणे से वास्तविक शासक बन गया। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को होता है। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने मराठों सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में को बुरी तरह से पराजित किया। मराठे तोपखाने का नेतृत्व इब्राहिम खान गार्दी कर रहा था। इस भयंकर हार और अपार जनहानि का समाचार एक व्यापारी द्वारा गुप्त रूप से सुनकर पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। 2 मोती विलीन हो गए, 27 सोने की मोहरें खो गई। तो ये जो गुप्त संदेश था उसमें यह था कि 2 मोती विलीन हो गए और 27 सोने की मोहरें खो गई, और जो चांदी और तांबे का नुकसान हुआ है उसका आकलन करना संभव नहीं है। ये गुप्त संदेश था
पेशवा बालाजी बाजीराव के पास, तो इससे सुनकर बाजीराव की मृत्यु हो गई। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था, जो अत्यंत अयोग्य था। इसने अंग्रेजों के साथ बेसन की संधि 1802 कर सहायक संधि स्वीकार कर ली और मराठों की स्वतंत्रता बेच दी। अब हम बात कर लेते हैं मध्यकालीन भारत की महत्वपूर्ण पुस्तकें, लेखक, विदेशी यात्री जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद जिसको कहते हैं, अलबरूनी द्वारा अरबी भाषा में रचित थी। इसे 11वीं सदी के भारतीय समाज, वर्ण व्यवस्था, विज्ञान, गणित और संस्कृति का सबसे सटीक दर्पण माना जाता है। अलबरूनी ने भारतीयों के कूपमंडूक स्वभाव की आलोचना की थी। तबकात ए नासरी, मिन्हाज उस सिराज की फारसी रचना है जो सुल्तान नसरुद्दीन महमूद को समर्पित है। इसमें गोरी के आक्रमण से इल्तुतमिश और बलबन के शुरुआती काल का इतिहास है। तारिक ए फिरोज शाही, इस नाम से दो पुस्तकें लिखी गईं, एक जियाउद्दीन बर्नी द्वारा और दूसरी शम्स ए सिराज अफीफ द्वारा। और बर्नी की पुस्तक में बलबन के राज्यारोहण से लेकर फिरोज तुगलक के छठे वर्ष तक का इतिहास है। फतवा ए जहांगीरी भी जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखित इस्लामी राजनीतिक सिद्धांत की महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो जियाउद्दीन बर्नी की दो किताबें हैं, एक है तारीख ए फिरोज शाही और दूसरी है फतवा ए जहांदारी। शम्स ए सिराज अफीफ ने भी तारीख ए फिरोज शाही नाम से किताब लिखी थी। ताज उल मासिर हसन निजामी की रचना है, जिसमें मुख्य रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक के काल का इतिहास वर्णित है। यह दिल्ली सल्तनत का पहला सरकारी इतिहास माना जाता है। अमीर खुसरो को तूती ए हिंद, भारत का तोता, कहा जाता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली कासगंज में हुआ था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और बहुत बार ये पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो इनको याद रखिएगा। इन्हें खड़ी बोली हिंदी और सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं खजाइन उल फतूह, तारीख ए अलाई, तुगलकनामा और आशिका थी। अमीर खुसरो की एक अन्य महत्वपूर्ण रचना नूह सिपेहर थी, जिसमें उन्होंने भारत की जलवायु, सुंदरता और यहाँ की संस्कृति की अत्यधिक प्रशंसा की है। तो अमीर खुसरो की एक अन्य महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? नूह सिपेहर। मुंतखब उत तवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा रचित है। बदायूनी कट्टर सुन्नी था और उसने अपनी पुस्तक में अकबर की उदार धार्मिक नीतियों की कड़ी आलोचना की थी और उसे इस्लाम का दुश्मन बताया था। तो जो बदायूनी था वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था और उसने अपनी पुस्तक में अकबर की उदार धार्मिक नीतियों जैसे दीन ए इलाही चलाया था, जो उसकी कड़ी आलोचना की और उसे इस्लाम का दुश्मन बताया था। बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी, शाहजहां का दरबारी इतिहासकार था, द्वारा रचित है। यह शाहजहां के काल का सबसे प्रमाणिक इतिहास है। तो आपसे परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि शाहजहां के काल का सबसे प्रमाणिक इतिहास बताने वाली किताब का नाम क्या है, या उस किताब का नाम बादशाहनामा है, ये किसके द्वारा रचित है? तो वो अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा रचित है। हुमायूं नामा बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, क्योंकि ये बाबर की पुत्री और हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम द्वारा फारसी में रचित है। यह मुगल काल में किसी महिला द्वारा लिखी गई एकमात्र ऐतिहासिक पुस्तक है। अकबर के अनुरोध पर यह लिखी गई थी। हुमायूं नामा बाबर की पुत्री और हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम द्वारा फारसी में रचित है, याद रखिएगा। मुगल बादशाहों के मकबरे की अगर बात करें तो कादी सिलाराबाद ये आपका ट्रिक है। बाबर का काबुल में है, हुमायूं का दिल्ली में है, अकबर का सिकंदरा आगरा में है, जहांगीर का लाहौर शाहदारा में है, शाहजहां का आगरा में है और औरंगजेब का औरंगाबाद खुलदाबाद में है। दारा सिकोह की कब्र की बात करें तो उत्तराधिकार युद्ध में हार के बाद औरंगजेब ने दारा सिकोह की हत्या करवा दी और उसे दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के परिसर में दफनाया गया। मुगलों और दिल्ली सल्तनत की अदालती एवं राजकीय भाषा फारसी थी। तुर्क मंगोल शासक बाबर की मातृभाषा चगताई तुर्क थी, इसलिए बाबरनामा तुर्की में लिखा गया। बाद में अकबर के समय से फारसी को एकमात्र आधिकारिक भाषा बना दिया गया। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास में हुंडी एक महत्वपूर्ण वित्तीय साधन था। इसका उपयोग व्यापारियों द्वारा नगद ले जाने के जोखिम से बचने के लिए धन या क्रेडिट हस्तांतरण के लिए किया जाता था। क्या? हुंडी। नादिर शाह ईरान का नेपोलियन का भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में हुआ। उसने करनाल के युद्ध में कमजोर मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला को हराया। वह भारत से कोहिनूर हीरा और तख्त ए ताउस मयूर सिंहासन लूटकर ईरान ले गया।
मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह रंगीला ही था। मध्यकाल में बंजारे आमतौर पर व्यापारिक खानाबदोश थे। ये बड़ी मात्रा में बैलगाड़ियों पर अनाजों की ढुलाई करते थे। इनके कारवां को टांडा कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बाजार व्यवस्था में और मुगलों ने सैन्य अभियानों में इनका प्रयोग गांव से बाजार शिविरों तक अनाज पहुंचाने में सफलतापूर्वक किया। मुगल काल के प्रमुख विदेशी यात्रियों की बात करें तो बर्नियर था। फ्रांसीसी चिकित्सक था। ये शाहजहां के अंत और औरंगजेब के शुरुआती काल में उत्तराधिकार युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। इसकी पुस्तक है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। दूसरा था टैवर्नियर, जो फ्रांसीसी जौहरी था। शाहजहां और औरंगजेब के काल में 6 बार भारत आया। इसने ही कोहिनूर हीरे का विस्तृत वर्णन किया है। मनुची इतालवी तोपची था। दारा सिकों की सेना में तोपची था। पुस्तक इसकी है स्टोरियो दो मोगोर, मुगल दरबार का दर्पण है जो पुस्तक। अहमद शाह अब्दाली, जिसका नाम दुर्रानी भी था, नादिर शाह का सेनापति था, जिसे दुर्रानी युग का मोती कहा जाता था। इसने भारत पर 7 बार आक्रमण किया और पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में मराठों को हराया था। ईश्वर दास नागर, इन्होंने फतुहात ए आलमगिरी नामक पुस्तक लिखी, जो औरंगजेब के शासनकाल विशेषकर राजपूत विद्रोह की महत्वपूर्ण जानकारी देती है। अकबर कालीन महत्वपूर्ण चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी सीरी कलम की उपाधि, ये दोनों हुमायूं के साथ ईरान से आए थे। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत बाद में पागल हो गया था और उसने आत्महत्या कर ली थी। बसावन पृष्ठभूमि बनाने में सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। यूपी स्पेशल में आपको पता है जौनपुर सरकी के साम्राज्य की राजधानी थी और शिक्षा का महान केंद्र था, इसलिए इसे पूरब का सिराज या सिराज ए हिंद कहा गया। शेर शाह सूरी ने यहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी। अवध का पहला स्वतंत्र नवाब सआदत अली खान बुरहान उल मुल्क था, 1722 में जो बना था। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया। चंदावर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित है। कबीर का जन्म वाराणसी में और मृत्यु मगहर संत कबीर नगर यूपी में हुई। उन्होंने ये रुचि तोड़ने के लिए काशी छोड़ा कि काशी में मरने से स्वर्ग और मगहर में मरने से नर्क मिलता है। बदायूं यूपी में इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले बदायूं का ही इक्तादार या सूबेदार था। सल्तनत काल में बदायूं साम्राज्य का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण इक्ता माना जाता था। मुगल काल की प्रमुख महिलाओं की अगर बात करें तो महाम अनगा अकबर की धाय मां थी, जिसने दिल्ली में खैर उल मनाजिल का निर्माण कराया। मदरसा ए बेगम जेबुन्निसा औरंगजेब की विद्वान पुत्री थी, जो मखफी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखती थी और जिसने दिल्ली में बैत उल उलूम नामक पुस्तकालय बनवाया। जहां आरा शाहजहां की सबसे बड़ी पुत्री थी। शाहजहां के कैद के दौरान 8 वर्षों तक उसने उसकी सेवा की थी। ये कादरी सिलसिले की अनुयायी थी। मुगल कालीन वास्तुकला की विशेष तकनीकी दोहरे गुंबद का प्रयोग पहली बार सिकंदर लोदी के मकबरे में हुआ, लेकिन मुगल काल में हुमायूं के मकबरे दिल्ली में इसका उत्कृष्ट प्रयोग दिखता है, जिसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। मध्यकाल में अकबरी और जहांगीरी क्या थे? ये मुगल काल में जारी किए गए सोने के सिक्के थे, जबकि शाहरुखी बाबर द्वारा काबुल में चलाया गया चांदी का सिक्का था, जिसे शाहरुख भी कहा जाता था। विदेशी कंपनियों का भारत आगमन। यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन और स्थापना का क्रम अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसे इस प्रकार व्यवस्थित रूप में याद रखना है आपको। पुर्तगाली स्थापना 1498 में होती है इसकी कंपनी की। भारत आगमन 1498 में वास्को डिगामा भारत पहुंचता है और पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों की 1503 ईस्वी में कोचीन केरल में लगती है। डच की बात करें तो ये नीदरलैंड से थे। 1602 ईस्वी में इसकी कंपनी की स्थापना होती है। वीओसी इसकी शॉर्ट में नाम होता है कंपनी का। भारत में आगमन इनका 1605 ईस्वी में होता है और 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश में इनकी पहली फैक्ट्री स्थापित होती है। अंग्रेजों की कंपनी 1600 ईस्वी में बनती है महारानी एलिजाबेथ चार्टर के द्वारा। 1608 ईस्वी में कैप्टन हाकिंस भारत आता है और 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में इनकी अस्थायी फैक्ट्री स्थापित होती है और 1613 ईस्वी में सूरत में इनकी स्थायी फैक्ट्री स्थापित होती है। डेनिस की बात करें तो 1616 ईस्वी में इनकी स्थापना होती है कंपनी की। 1620 में ये भारत आते हैं और 1620 ईस्वी में ही त्रंकेवार तमिलनाडु में इनकी फैक्ट्री की स्थापना होती है।
फ्रांसीसी की बात करें तो ये 1664 ईस्वी में कोलवर्ट द्वारा कंपनी की स्थापना की जाती है और 1667 ईस्वी में फ्रांसवा कैरो भारत आता है और 1668 ईस्वी में सूरत गुजरात में फ्रांसीसी अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। भारत आने के क्रम की अगर बात करें तो पुर्तगाली 1498 में, फिर डच आते हैं 1605 में, फिर अंग्रेज आते हैं 1608 में, डेनिस आते हैं 1620 में और फ्रांसीसी आते हैं 1667 में। कंपनी स्थापना का क्रम की बात करें तो पुर्तगाली 1498 में, अंग्रेज 1600 में, डच 1602 में, डेनिस 1616 में और फ्रांसीसी आते हैं 1600। इनकी कंपनी स्थापित होती 1664 में। शिवाजी के प्रशासन में मराठा नौसेना का मुख्यालय कोलाबा मुंबई में स्थित था। कन्हौजी आंग्रे मराठा नौसेना के सबसे प्रसिद्ध एडमिरल थे। रज्मनामा ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। इसकी पांडुलिपि के मुख्य पृष्ठ का चित्रण मुगल चित्रकार दसवंत ने किया था। मीर जुमला की बात करें तो ये गोलकुंडा का एक प्रसिद्ध हीरा व्यापारी और वजीर था जो बाद में औरंगजेब की सेवा में आ गया। इसी ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था जो उसे गोलकुंडा की खानों से मिला था। सरदेश मुखी की वसूली के लिए शिवाजी का यह तर्क था कि वे महाराष्ट्र के मुख्य सर्वोच्च देशमुख हैं, इसलिए सभी देशमुखों को उन्हें अपनी आय का 10% देना चाहिए। विजयनगर साम्राज्य में अमरम यह सैन्य नायकर को उनकी सेवाओं के बदले दी जाने वाली भूमि है। इन नायकों को अमर नायक कहा जाता था। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हसन गंगू जफर खां था। इसने राज्यारोहण के समय अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की थी। यह स्वयं को फारस के वीर योद्धा बहमन का वंशज मानता था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उनकी सामग्री से बनवाया था। अलाई दरवाजा दिल्ली ये कुतुब मीनार परिसर का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। इसमें लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का एक साथ सुंदर प्रयोग किया गया है। मुगल सेना में अहदी ये बादशाह के विशिष्ट भद्र सैनिक होते थे जो सीधे बादशाह के अधीन होते थे और जिन्हें आम सैनिकों दाखिली से बहुत अधिक वेतन लगभग 500 रुपए मिलता था। सम्राट के निजी अंगरक्षकों को वाला साहिस कहा जाता था। इबादत खाना विवाद की बात करें तो 1579 ईस्वी में इबादत खाना में हो रहे अंतहीन विवादों विभिन्न धर्मों के बीच से परेशान होकर अकबर ने इसे 1582 ईस्वी में हमेशा के लिए बंद करवा दिया था। सल्तनत काल में अमीर ए सदा मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 100 गांवों या 100 सैनिकों के प्रशासक होते थे। इनके ही विद्रोहों के कारण दक्षिण में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित इस विभाग का मुख्य उद्देश्य राजस्व वसूलने वाले भ्रष्ट अधिकारियों मुकद्दम चौधरी से बकाया लगान सख्ती से वसूलना था। फिरोज शाह तुगलक के सिक्के इसने अद्धा 50% जीतल और बिख 25% जीतल नामक तांबे और चांदी के मिश्रित सिक्के चलाए। साथ ही सस गनी 6 जीतल के बराबर नामक चांदी का एक सिक्का भी चलाया। चोल कालीन नटराज की मूर्ति चोल काल की कांस्य मूर्तियों में शिव की नटराज नृत्य मुद्रा की मूर्ति विश्व प्रसिद्ध है। इसे चोल कला का निचोड़ कहा जाता है। राज तरंगिणी की निरंतरता कल्हड़ के बाद कश्मीर के इतिहास को जानराज और श्रीवर ने जैनुल आबदीन के काल में आगे बढ़ाया, जिसे द्वितीय राज तरंगिणी कहा जाता है। शेर शाह सूरी का प्रशासन परगना स्तर पर न्याय का कार्य मुंसिफ ए मुंसिफान करता था। इसकी सैन्य व्यवस्था पूर्णतः अलाउद्दीन खिलजी के दाग और हुलिया प्रणाली पर आधारित थी। अकबर की सुलह अकुल की नीति यह शांति और सहिष्णुता की नीति थी। इसी के तहत 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संवत नामक नया कैलेंडर जारी किया था। शाहजहां का विद्रोह 1623 ईस्वी जहांगीर के शासनकाल में उसके पुत्र खुर्रम शाहजहां ने महाबत खां के साथ मिलकर विद्रोह किया था, जिसे बाद में दबा दिया गया। पुरंदर की संधि 1665 का चश्मदीद गवाह इतालवी यात्री मनुची इस संधि के समय वहां उपस्थित था और उसने इसका विस्तृत वर्णन किया है। औरंगजेब के मराठों के खिलाफ अभियान 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाकर शिवाजी को खत्म करने भेजा था, लेकिन 1663 में शिवाजी ने उस पर अचानक हमला कर उसे भगा दिया। अकबर के काल में करोड़ी अधिकारी तो 1573 ईस्वी में अकबर ने 1 करोड़ दाम राजस्व वसूलने वाले क्षेत्रों में 156 करोड़ी नामक अधिकारी नियुक्त किए थे, जिनका कार्य वास्तविक उपज के आंकड़े एकत्र करना था।
बाबर द्वारा सड़क मापने का पैमाना। बाबर ने सड़कों को मापने के लिए गजे बाबरी नामक पैमाना का आविष्कार किया था। मोहम्मद गौरी का दास कुबाचा और यलदौज। गौरी की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य को ऐबक भारत, ताजुद्दीन यलदौज गजनी और नासरुद्दीन कुबाचा सिंध मुल्तान ने आपस में बांट लिया था। अलाउद्दीन खिलजी की दीवान ए मुस्तखराज के अलावा एक और विभाग उसने गुप्तचर विभाग को मजबूत करने के लिए बरीद ए मुमालिक के अधीन काम करने वाले मुनिहान गुप्तचर हर बाजार में नियुक्त किए। फिरोज शाह तुगलक के दासों का विभाग दीवान ए बंदगान, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, इसे याद रखिएगा कि प्रमुख अधिकारी को अर्ज ए बंदगान कहा जाता था। इन दासों को शाही कारखानों में काम पर लगाया जाता था। मुगल काल में मीर ए आतिश, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यह शाही तोपखाने का अधीक्षक प्रमुख होता था। मुगल तोपखाना बहुत उन्नत था। बहमनी साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा। बहमनी साम्राज्य की मुख्य दरबारी भाषा मराठी थी, यद्यपि अभिजात वर्ग फारसी बोलता था। चोल काल की भूमि माप। राजराज प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम ने चोल काल में भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण कराया था। भूमि मापने के लिए पैर का उपयोग होता था। अद्वैत बनाम विशिष्टाद्वैत। शंकराचार्य अद्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जबकि रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत के अनुसार ब्रह्म, ईश्वर, जीव, आत्मा और जगत तीनों सत्य हैं। बाबर का तोपखाना। पानीपत के युद्ध में बाबर के पास जरबजन नामक हल्की तोपें थी जिन्हें ऊंटों पर रखकर चलाया जाता था। हुमायूं का ज्योतिष पर विश्वास। हुमायूं ज्योतिष में इतना विश्वास करता था कि वह सप्ताह के 7 दिनों में 7 अलग अलग रंगों के कपड़े पहनता था, जैसे रविवार को पीला, शनिवार को काला। अकबर द्वारा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए दूतों की बात करें तो जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल, इन चारों को महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। जहांगीर की चित्रकला शैली। जहांगीर के समय चित्रकला में मुरक्का, एल्बम बनाने और हाशिया को अलंकृत करने की प्रथा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। शाहजहां की सिजदा के स्थान पर नई प्रथा। चहार तस्लीम के साथ उसने जमीन बोस, जमीन चूमना प्रथा को भी समाप्त कर दिया था। औरंगजेब का सबसे लंबा विद्रोह। औरंगजेब के खिलाफ सबसे लंबा और संगठित विद्रोह राजपूत विद्रोह राठौरों का दुर्गादास के नेतृत्व में था, जो 30 वर्षों तक चला। मुगल काल में हुंडी के प्रकार। दर्शनी हुंडी, मांगते की ही दे, और मियादी हुंडी, एक निश्चित अवधि के बाद दे का प्रचलन था। गुजरात के सराफ बैंकर इसमें निपुण थे। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि मुगल काल में हुंडी एक साख पत्र था या वित्तीय दस्तावेज था जिसका उपयोग व्यापारियों द्वारा धन के सुरक्षित लेन देन के लिए किया जाता था। जैसे अभी वर्तमान में आप बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग करते हैं, उस समय हुंडी का प्रयोग होता था। यदि किसी व्यापारी को एक शहर से दूसरे शहर धन भेजना होता था तो वह नगद धन साथ ले जाने की बजाय हुंडी का उपयोग करता था। इससे चोरी और डकैती का जोखिम कम हो जाता था। मराठा प्रशासन में चौथ के हिस्से। चौथ की आय को 4 भागों में बांटा जाता था। बबती 25% राजा का, सहोत्रा 6% पंत सचिव का, नाडकौंडी 3% राजा के मर्जी का और मोकासा 66% मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए। अष्टप्रधान में आमात्य मजूमदार का विस्तृत कार्य। वह राज्य के सभी आय व्यय के लेखों की जांच करता था। वर्तमान के वित्त मंत्री और कैग दोनों के कार्य इसमें समाहित हैं। सल्तनत काल की प्रमुख कर व्यवस्था में तकावी। यह संकट काल या अकाल के समय किसानों को बीज बैल खरीदने के लिए राज्य द्वारा दिया जाने वाला अग्रिम ऋण था। मध्यकालीन कृषि तकनीकी रहट। बाबरनामा में सिंचाई के लिए गियर से चलने वाले पानी निकालने यंत्र रहट या साकिया का स्पष्ट वर्णन मिलता है। विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति। विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जहां महिलाओं को कुश्ती, मल्ल युद्ध, ज्योतिष और अकाउंटिंग, लेखा जोखा में भाग लेने की अनुमति थी। नूनीज ने इसका वर्णन किया है। बहमनी और विजयनगर के बीच संघर्ष का कारण। इन दोनों साम्राज्यों के बीच निरंतर युद्ध का मुख्य कारण कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित उपजाऊ रायचूर दोआब पर नियंत्रण करना था। अकबर का जैन धर्म से संबंध। जैन विद्वान हरिविजय सूरी के प्रभाव में अकबर ने वर्ष में कुछ विशेष दिनों जैसे पर्युषण पर्व आदि के दौरान मांसाहार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। शाहजहां काल का अकाल। 1630 से 32 ईस्वी में गुजरात और दक्कन में एक भयंकर अकाल पड़ा था जिसका विस्तृत और हृदय विदारक
वर्णन डच यात्री पीटर मुंडी ने किया था। विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों की अगर बात करें तो विजयनगर के सर्वाधिक प्रसिद्ध सोने के सिक्के बरहा कहलाते थे। विदेशी यात्रियों ने इन्हें हूण और पैगोडा भी कहा था। अकबर की सैन्य विजय अंतिम अभियान अकबर का अंतिम सैन्य अभियान 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का किला खानदेश था। कहा जाता है कि अकबर ने इस किले के दरवाजे सोने की चाबियों से खोले थे। फिरोज शाह तुगलक का संस्कृत प्रेम ज्वालामुखी मंदिर कांगड़ा विजय के बाद उसने 300 संस्कृत पुस्तकों को प्राप्त किया और दलाय दलायल ए फिरोज शाही नाम से अजीजुद्दीन खालिद द्वारा उनका फारसी में अनुवाद कराया। हुमायूं के चित्रकार हुमायूं अपने साथ फारसी ईरान से दो महान चित्रकारों वीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस सम्मद को भारत लाया था, जिन्होंने भारत में मुगल चित्रकला की नींव रखी। इक्ता व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण बलबन ने ख्वाजा नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसका काम इक्तादारों के आय व्यय का हिसाब रखना और भ्रष्टाचार रोकना था। शिवाजी की कर व्यवस्था शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था काफी हद तक अहमदनगर के प्रसिद्ध वजीर मलिक अंबर की राजस्व व्यवस्था पर आधारित थी। मुगल काल में तांबे का सिक्का अकबर के काल में सबसे अधिक चलने वाला तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। 1 रुपए चांदी में 40 दाम होते थे। चिश्ती संत शेख नसीरुद्दीन चिराग ए देहलवी, इन्हें दिल्ली का चिराग भी कहा जाता है। ये निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सादा जीवन व्यतीत किया। मुगल काल के कारखाने मुगल काल में शाही कारखानों में काम करने वाले दस्तकारों या शिल्पियों के प्रमुख को दीवान ए बहुतात कहा जाता था। दीवान ए बयूतात बहमनी साम्राज्य का पतन बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक कलीमुल्लाह की मृत्यु 1527 ईस्वी के बाद साम्राज्य पूरी तरह से 5 टुकड़ों में टूट गया था, जिसमें बीदर सबसे छोटा और बीजापुर गोलकुंडा सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर उभरे। सूफी संत मियां मीर ये कादरी सिलसिले के प्रसिद्ध संत थे। सिखों के गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहब की नींव मियां मीर से ही रखवाई थी। अब हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के प्रमुख युद्धों की, ताकि आपको ये याद हो जाए, क्योंकि परीक्षा में ये बार बार पूछे जाते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में फिर से। इसमें मोहम्मद गौरी विजय होता है और भारत में तुर्क सत्ता की नींव रखता है। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में होता है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। जयचंद गहड़वाल वंश के शासक थे। मोहम्मद गौरी इसमें जीत जाता है और जयचंद की मृत्यु हो जाती है। खतौली का युद्ध 1517 ईस्वी में राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी होता है और यहां पर राणा सांगा विजयी हो जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। बाबर विजयी होता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी बाबर और राणा सांगा के साथ होता है। बाबर विजयी होता है और गाजी की उपाधि धारण करता है। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी बाबर वर्सेस मेदनी राय, बाबर विजयी होता है। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी बाबर और महमूद लोदी के साथ होता है और बाबर यहां पर विजयी होता है। जल व थल दोनों पर लड़ा गया। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में होता है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। शेरशाह विजयी होता है, शेरशाह की उपाधि धारण करता है। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है। शेरशाह फिर से विजयी होता है और हुमायूं को भारत से बाहर जाना पड़ता है, निर्वासित होना पड़ता है। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी हुमायूं की तरफ से बैरम खां और सिकंदर सूरी लड़ते हैं। हुमायूं विजय हो जाता है और दिल्ली की सत्ता पर वापस आता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर के बैरम खां और हेमू यानी कि हेमचंद्र के साथ होता है और अकबर इसमें विजयी होता है। तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 को होता है। दक्कन सुल्तानों का संघ और विजयनगर राम राज्य का राम राय विजयनगर के जो उस समय शासक थे राम राय के बीच में होता है। दक्कन संघ विजयी होता है इसमें और विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर की तरफ से मान सिंह और महाराणा प्रताप, मुगल सेना विजयी होती है परंतु प्रताप ने अधीनता नहीं स्वीकारी। सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी औरंगजेब वर्सेस दारा सिकोह, उत्तराधिकार का निर्णायक युद्ध होता है। औरंगजेब इसमें जीत जाता है। देवराई का युद्ध 1559 ईस्वी औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में, औरंगजेब विजयी होता है
और दारा की हत्या कर दी जाती है। खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी, साहू वर्सेस ताराबाई। साहू विजय होता है इसमें और मराठा सत्ता पर अधिकार करता है। करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी, नादिर शाह वर्सेस मोहम्मद शाह रंगीला। नादिर शाह विजयी होता है और कोहनूर हीरा लूट लेता है। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को होता है, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठे सदाशिवराव। अब्दाली यहां पर जीत जाता है और मराठों के भयंकर हार होती है और यहीं से तय हो जाता था कि मराठे अब भारत में एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। तो आज का ये कंटेंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। जब आप कमेंट करें तो वहाँ पर हाइप का ऑप्शन आता है, तो कृपया आप हमारी वीडियो को हाइप कर दिया करें। जब मैं 1 घंटे के ऊपर की वीडियो बनाता हूं तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि 40 मिनट का वीडियो बनाइए। जब 40 मिनट का वीडियो बनाता हूं तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कम से कम 1 घंटे का वीडियो बनाइए। देखिए, अंतर्द्वंद ये चलता रहेगा। आप 40 मिनट में भी पढ़ सकते हैं और 1 घंटे में भी पढ़ सकते हैं, और ना पढ़ने वाला उसको चाहे जितने मिनट का वीडियो दे दीजिए वो नहीं पढ़ेगा। उसको कोई ना कोई कमी ढूंढ लेनी है, कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेना है, और कंटेंट की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं जाएगा उसका कि कितने कम समय में कितना ज़्यादा कंटेंट उसको मिल रहा है, कितना सुव्यवस्थित कंटेंट मिल रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिल रहा है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से बार बार प्रश्न बनते हैं। जितना भी कंटेंट आज आपको दिया गया है, यकीन मानकर चलिए ये आपका पीसीएस लेवल का है। अगर आप एक बार हमारा लेखपाल वाला जो कंटेंट था मध्यकालीन भारत के इतिहास का, वो वीडियो देखेंगे और एक बार ये देखेंगे, निश्चित रूप से आपका पूरा मध्यकालीन भारत का इतिहास तैयार हो जाएगा और कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आज का भी कंटेंट बहुत अच्छा था। ऐसा कंटेंट मैंने पहले नहीं पढ़ाया है, काफी मेहनत लगती है हर चीज को तैयार करने में। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसको समझा होगा, पढ़ा होगा और दे जाना होगा, और कमेंट करके हमें बताएंगे भी। आपके कमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए। और रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहां पर आप मैसेज करिए और आपने एग्जाम का नाम लिखिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। फीस बहुत कम है। अगर आपके मन में ये लग रहा है कि फीस बहुत ज्यादा है तो आप धोखे में हैं। देखिए, यहाँ पर आपको यूपी जीके के नोट्स मिलेंगे, कंप्यूटर के नोट्स मिलेंगे, वन लाइनर मिलेंगे, जैसे आज ये देख रहे हैं, यही आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा, प्रिंटेबल फॉर्म में, जिसको आप आसानी से प्रिंट करवा पाएंगे। थ्योरी नोट्स मिलेंगे और एमसीक्यू पीवाईक्यूज तो लगातार मैं आपको करवा ही रहा हूं, तो वो भी मिलेंगे। कंप्यूटर और यूपी जीके का जो 35 नंबर की सीरीज है उसकी भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो बहुत कुछ मिलने वाला है, मात्र आपको 299 रुपए में, और कहीं नहीं मिलेगा। आप 2000 का बैच ले लीजिए, चाहे 4000 का बैच ले लीजिए, दिन भर 8 घंटे क्लास पढ़कर आप उतना नहीं पढ़ पाएंगे जितना मैं आपको 1 घंटे में पढ़वा देता हूं। यकीन मानकर चलिए, अगर आप कंटेंट को समझते हैं, अगर आपने पढ़ा है, जो लोग पढ़ते हैं और समझते हैं उनको पता है कि मैं कितने लेवल का कंटेंट आपको देता हूं, तो आप लोग सकारात्मक रहिए। जितना आप सकारात्मक रहेंगे उतना जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी। नहीं तो किस्मत और वक्त आपको पटकता रहेगा कि कब तक आप सकारात्मक नहीं होगे, तब तक आपसे सफलता दूर रहेगी। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।